हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुख्य परीक्षा अभ्यास क्रम चल रहा है। इसमें हम 3 वीडियो अभी तक कंप्लीट किए हैं। उन तीनों वीडियो को मिला के हम अभी तक 15 प्रश्न देखे हैं, जिसमें से पिछला वीडियो जो था उसमें हमने 5 प्रश्न में से 2 प्रश्न इतिहास से संबंधित था, एक भूगोल से था जो कि बिहार स्पेशल, ठीक है, और 2 एस्से से संबंधित है, निबंध से संबंधित है, जिसमें से एक गांधीवाद की प्रासंगिकता और आरक्षण का औचित्य या प्रासंगिकता पर हमने बात की थी। आज की वीडियो में हम अगले 5 प्रश्न देखेंगे जो कि इतिहास से ही संबंधित हैं ये, ठीक है। तो इन 5 प्रश्नों को हम देखते हैं क्रमवार, और हम जैसा कि आपको पता है कि हम फॉर्मेट यहाँ पे बताते हैं, उसका थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं ताकि आपको शब्द मिल जाएं लिखने के लिए और आपको आसानी भी हो, ठीक है। और अगर आप उस हिसाब से लिखते हैं अपना प्रश्न तो जाहिर सी बात है कि आपका प्रश्न बेहतर होगा, अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकेंगे जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी लगे, है ना। तो कुल मिला के आज हम अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें प्रश्न है जो पाल कला तथा भवन कला की भवन निर्माण कला, पाक कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालिए। तो सबसे पहले तो बात करनी होगी भवन, पाल कला और भवन निर्माण कला क्या थी। तो जैसे कि आपको पता है कि 8वीं से 11वीं सदी के मतलब, अच्छा 8वीं से 11वीं सदी जब बोली जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, ये कुछ लोग इसमें हो सकता है डाउट में हो। तो इसमें हम बता दें कि 8वीं सदी का मतलब 701 से लेकर, नहीं ठीक है, हाँ 701 से लेकर 799 तक की बात होगी इसमें, ठीक है। और 11वीं शताब्दी का मतलब क्या है, 11वीं शताब्दी का मतलब है 1001 से लेके 1099 तक की बात, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखना। तो 8वीं से 11वीं सदी के मध्य बिहार बंगाल में पाल कला का विकास हुआ है, और पाल शासक जो थे वो इस कला के पोषक भी रहे, इसीलिए इसका नाम पाल कला भी पड़ा। और विकास में बौद्ध संतों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है उसमें, है ना। तो इस कला को अगर हम पढ़ें और अगर हम उनको समझें तो कहीं ना कहीं हमें बौद्ध धर्म के साथ ये एक अभिन्न अंग के रूप में जुड़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो इसमें हम इस तरीके से थोड़ा सा भूमिका बनाएंगे, थोड़ा परिचय दे देंगे, 1-2 एग्जाम्पल भी आप चाहें तो उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे विशेषता। ध्यान नहीं रखना है कि विशेषता के साथ साथ हमें बौद्ध धर्म के साथ संबंध भी बताने हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए मूर्ति कला है, आप ऐसे बता दें या फिर अंत में बौद्ध धर्म के साथ संबंध की चर्चा कर दें, ठीक है। तो अंत में ही चर्चा कर लेंगे, वो भी अच्छा ही है, लास्ट में हम उसको बता सकते हैं, क्योंकि प्रश्न को अगर डिवाइड करेंगे तो एक भाग इसका हो जाएगा पाल कला और भवन निर्माण कला, दूसरा है इसकी विशेषता, और तीसरा पार्ट बनेगा बौद्ध धर्म के साथ संबंध। 3 पार्ट में प्रश्न डिवाइड हो जाएगा, है ना। भागों में विभाजित करने से बेनिफिट ये होता है कि आपको लिखने का एक तरीका पता हो जाता है मोटा मोटा कि लिखना क्या है, कहाँ पे क्या लिखना है, किसको कैसे लिखना है। तो हम विशेषता बताएंगे मूर्ति कला के रूप में। तो मूर्ति कला में देखेंगे
इसमें कांसे की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति मिलती है भाई। ठीक है, तो कांसे की मूर्ति के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसके जनक की बात करें तो जनक इसके थे धीमन और वीयपाल। वीपाल, ठीक है। इनके बारे में जो कौन थे भाई, एक तो हैं धर्मपाल और एक हैं देवपाल से संबंधित है। धा से धीमन, धा से धर्मपाल याद रखना, वीयपाल पर देवपाल सेट ही हो जाएंगे फिर ऑटोमेटिक। तो कांसे की मूर्ति पे अगर हम चर्चा करेंगे तो कांसे की मूर्तियाँ ढलवां किस्म की थी इस समय, मतलब कि सांचे में ढालकर इनको बनाया जाता था। अगर हम बौद्ध धर्म से के साथ बात करें तो बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म की मूर्तियां भी निर्मित की गई थी कांसे के, ठीक है, कांसे से। फिर पत्थर की मूर्ति बात करें तो पाल कला की कलात्मक सुंदरता का सर्वोत्तम रूप प्रस्तुत करती हैं पत्थर की मूर्तियां। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो इसमें मूर्तियां काले बैसाल्ट पत्थर की निर्मित थी। मूर्तियों के शरीर के अगले भाग को दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें अलंकरण की प्रधानता है जो मूर्तियों को सुंदर बनाने के साथ ही कलात्मक परिपक्वता को दर्शाता है। ठीक है, अब हम बौद्ध धर्म के साथ अगर संबंध की भी बात कर लें अभी लगे हाथ, तो ध्यान रखना कि कांसे की मूर्ति जो है बौद्ध, बोधिसत्व, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, मैत्रेय, हथगिरियु अवतार रखी हैं। इन्हीं लोगों की तो मूर्तियां हैं इसमें। इन सभी कांस्य मूर्तियों में सबसे विशालकाय जो कांस्य की मूर्ति है वो सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की मूर्ति है। एक चीज़ हमें ये भी पता होगी, कांसे की जो मूर्ति मिली वो सबसे बड़ी कौन सी है, सुल्तानगंज से जो प्राप्त हुई है बुद्ध की मूर्ति, विशालकाय कांस्य की मूर्ति है। पालकला में निर्मित जो पत्थर की मूर्तियां हैं उसमें तथागत बुद्ध की मूर्ति की प्रधानता है। पत्थर की मूर्तियों के माध्यम से उनके जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को मिलाया गया है। इसमें अधिकांश रूप से देखा जाए तो हाथ से बनाया जाता था इनको, जो देव मूर्तियों में भी मानवीय सौंदर्य को आकर्षक ढंग से उभर कर दर्शाता है। ठीक है, दो से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या भाई, दूसरा पॉइंट है मरण मूर्तियां और बौद्ध धर्म के साथ संबंध। ठीक है, मरण मूर्ति और बौद्ध धर्म के साथ संबंध, इसकी जब चर्चा करेंगे तो इसमें हम सुंदर मृण मूर्तियों का निर्माण किया गया। इसमें अप्रतिम सौंदर्य का ये सब उदाहरण है। विशेषता की बात कर लेंगे तो इसमें धार्मिक मृण मूर्तियों का निर्माण हुआ। सामान्य जीवन से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाने तो मृण मूर्तियों का निर्माण किया गया। क्या, विभिन्न परिस्थितियों को दर्शाने के लिए जो कि जीवन से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण मुख्य रूप से देखा जाए दीवारों पर सजावट के तौर पर किया जाता था। बुद्ध के साथ, बौद्ध धर्म के साथ अगर इसका संबंध की बात करें तो इसमें याद रखना मृण मूर्तियों द्वारा बुद्ध, बोधिसत्व, तारा आदि को काफ़ी कुशलता और सुंदरता से किया गया। इनमें लोगों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, क्रियाकलाप, क्रीड़ा, मनोरंजन, सुख दुख, रीति रिवाज, संस्कार आदि को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। कैसे, इसलिए इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। मृण मूर्तियों का निर्माण स्वतंत्र कलाकारों द्वारा किया गया जिन्हें राजकीय संरक्षण भी प्राप्त नहीं था। मृण मूर्ति। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, तीसरा पॉइंट है चित्रकला। चित्रकला और बौद्ध धर्म के साथ संबंध। अगर हम इसकी चर्चा कर लें तो इसकी चर्चा में हम अगर देखेंगे तो इसमें चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ है। विशेषता के रूप में पांडुलिपि और दीवारों पर बनी हुई है। पांडुलिपियाँ ताम्रपत्र पर थीं, वर्तमान में भी ये नस्पन का एहसास कराती हैं और इनके जो विषय रहे चित्रकला के वो धार्मिक थे, जिन रंगों के सुंदर संयोजन का जिसमें उपयोग किया गया। फिर विशेषता देखेंगे नेपाल बर्मा की चित्रकलाओं से समानताएं प्रस्तुत करती हैं भाई, है ना। बौद्ध धर्म के साथ संबंध की चर्चा करें तो इसके अंतर्गत जो चित्र बने वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें भगवान बुद्ध हैं, बोधिसत्व हैं, तारा,
सुंदर रूप से चित्रित हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे अष्ट सहस्रिका, प्रज्ञा परमिता, पंचरक्ष, पंचरक्ष छा से क्षत्रिय वाला आदि हैं। अष्टा सहस्रिका, प्रापरमिता और पंचरक्ष में महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों का काफ़ी सुंदर चित्रण किया गया है। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये हमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी फैक्ट मिला कि प्रापरमिता क्या है, पंचरक्ष क्या है, अष्टा सहस्रिका क्या है, भाई किससे संबंधित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित विभिन्न दृश्यों का काफ़ी सुंदर चित्रण किया जाने वाला क्या है, चित्रकला का एक रूप है। महायान परंपरा में पूजे जाने वाली विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध का चित्रण है। इसी चित्रकला के माध्यम से तंत्रयान जो महायान की एक शाखा है, इसका भी स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है चित्रकला के माध्यम में। अगला पॉइंट क्या बनेगा, भित्ति चित्र और बौद्ध धर्म के साथ संबंध। इसका भी एक अन्य रूप रहा है। इसका प्रमाण हम नालंदा के सराय स्थल में से देखते मतलब प्राप्त हुआ हमको, वहाँ पे देख सकते हैं। विशेषता की बात कर लें, ग्रेनाइट पत्थर के बने हुए हैं ये भित्ति चित्र। कुछ ज्यामितीय आकार के फूलों की आकृतियां हैं, मनुष्य हैं, पशुओं का चित्रण है। इस शैली पर क्या है, अजंता बौद्ध चित्रण शैली का स्पष्ट प्रभाव नजर आता है हमें। चित्रों को बनाने में रंगों के संयोजन का सुंदर उपयोग हुआ है। बौद्ध धर्म के साथ अगर संबंध की चर्चा कर लेंगे तो इसमें बोधिसत्व और बुद्ध दोनों का चित्रण है। इसमें महायान संप्रदाय का स्पष्ट रूप से प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अंतिम पॉइंट क्या बनेगा, अंतिम पॉइंट भाई स्थापत्य कला और बौद्ध धर्म के साथ संबंध। स्थापत्य कला क्या भाई, मुख्य रूप से पक्की ईंटों पर आधारित है। धार्मिक गैर धार्मिक दोनों प्रकार के भवनों का निर्माण हुआ है। स्थापत्य कला के साथ ही अन्य सहायक कलाओं का भी विकास हुआ देखा जाता है, और जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला प्रमुख है। बौद्ध धर्म के साथ संबंध की बात करें तो इसमें नालंदा है, विक्रमशिला है, ओदंतपुरी है, सोमपुरी आदि स्थलों पर बौद्ध विहार और मठों का भी निर्माण किया गया। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक है भैया राम गोपाल, जिन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। उसी ने, किसने, राम गोपाल ने ही सोमपुरी और ओदंतपुरी में बौद्ध मठों का भी निर्माण कराया था। अंत में निष्कर्ष के तौर पे हम बात करेंगे। निष्कर्ष हमेशा याद रखिए, एक ऐसा निष्कर्ष होना चाहिए जो आपके प्रश्न को और आपके उत्तर को दोनों को समाहित करे, संयोजित करे, संतुलित बनाए, संतुलन स्थापित करे। ऐसा एक निष्कर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया उत्तर लिखने का तरीका। ये हो गया एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, फॉर्मेट तैयार कर दिया, इसका हमने एक्सप्लेन कर दिया। आप लोग चाहें तो इसको लिख सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न क्या भाई, अगला प्रश्न है जाति और धर्म पर गांधी जी के विचारों को स्पष्ट करना है। इसमें भी अगर हम देखें तो गांधी जी, पहले तो एक भूमिका होनी चाहिए भाई। कैसी भूमिका है कि गांधी जी जाति व्यवस्था और समाज में ऊंच नीच के प्रभाव के क्या थे, विरुद्ध थे। आप अपनी तरफ से भूमिका बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पे चले। अस्पृश्यता को इन्होंने हिंदुत्व का अंश माने। अस्पृश्यता जो है उन्होंने हिंदुत्व का अंश नहीं माना इसको, फिर भी इसी वह ऐसी विसंगति मानते थे जिससे भारतीय समाज विगत कई सदियों से ग्रसित था। इस अमानवीय कृत्य के सदैव विरुद्ध रहते थे। क्यों? क्योंकि वे समाज में विभाजन पैदा कर रहा था। क्या हो? यही जो भेदभाव था, ऊंच नीच था। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है, गांधी जी किसी को जन्म सहित किसी भी आधार पर अस्पृश्य मानने की आलोचना कर रहे थे। अस्पृश्यता को इन्होंने घुन की संज्ञा, घुन एक जानते होंगे, जीव होता है ना, गेहूं में पड़ता है। इसके विरोध में उन्होंने हरिजन शब्द को गढ़ा। अस्पृश्यता उन्मूलन के बिना स्वराज को अर्थहीन वो मानते थे।
कुछ लोग गांधी जी को वर्ण व्यवस्था के विषय में विचार को उनके जाति व्यवस्था का समर्थन मानकर आलोचना करते थे, जबकि ये क्या है, पूरी तरह से आधारहीन है। बात समझे? तो अब हम जाति व्यवस्था संबंधी अगर विचार देखें तो भेदभाव के विरुद्ध था और ये छुआछूत विरोधी थे। इतना सब कुछ करने के बाद हम इन दोनों पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। फिर धर्म पर विचार की बात कर लेंगे। परिचय के बाद ही शुरुआत होगी इनकी, ठीक है। तो धर्म पर विचार जब करेंगे, धर्म की सृजनात्मक शक्ति को उन्होंने स्वीकृति दी, व्यवस्थित नैतिक अनुशासन की बात की उन्होंने, सर्वधर्म संभाव की बात की, ईश्वर की मान्यता की बात की, ठीक है। ईश्वर की मान्यता मतलब क्या है? ईश्वर की मान्यता समझ लीजिए कि गांधी जी धर्म को ईश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग मानते थे, ठीक है। तो क्या कहते थे कि इस्लाम के अल्लाह हैं, ईसाई के गॉड हैं, हिंदू के ईश्वर, सब क्या है, एक ही तो हैं। तो ईश्वर को धर्म से बहुत ऊपर अवर्णीय मानते थे भाई। सभी धर्मों से तात्पर्य एक ही समान धर्म है, सब धर्म समाओं की बात कर लेते, ये हो गया। धर्म परिवर्तन को विरुद्ध थे। और दूसरी एक चीज और थी कि वो मानवतावादी धर्म की बात करते थे, है ना, जो कि सबसे बड़ा धर्म है आज के समाज में भी, ठीक है। वो प्रासंगिक है ये बातें। उसके बाद आप निष्कर्ष दे देंगे, लगभग 400 शब्द खींच सकते हैं आप, अच्छे से आराम से खींच लेंगे, है ना। तो दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारतीय राष्ट्रवाद के विकास की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो अब देखिए, इस प्रश्न को पहले डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट्स में बांटते हैं, भागों में बांट लेते हैं। कैसे बांटेंगे भाई? सबसे पहले तो राष्ट्रवाद क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ वो क्या था, उसका विकास तो हुआ, उसकी आलोचनात्मक व्याख्या। तो कितने पार्ट्स हुए? 4 पार्ट्स हो गए। तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की बात करेंगे। तो राष्ट्रवाद क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की सामूहिक भावनात्मक पहचान से होता है। इसका मतलब जिसके तहत क्या किया जाता है, वो खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, संस्कृति आदि के नाम पर खुद को एकजुट मानते हैं। यही है राष्ट्रवाद। तात्पर्य बताना है, इतिहास नहीं बताना इसमें। तो अब यहाँ से आपके यहाँ पे इस परिचय आपका हो गया समाप्त। फिर क्या करेंगे? अब दूसरे भाग की तरफ चलेंगे। राष्ट्रवाद, भारतीय राष्ट्रवाद के कारण क्या रहे? तो कारण की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या है? ब्रिटिश द्वारा राजनैतिक और प्रशासनिक एकता। कैसी? इसने विकास में बड़ा योगदान दिया है। कैसे दिया योगदान भाई? कि वो कहीं और से थे, भारत की भूमि पर भारतीयों पर वो शासन कर रहे थे। तो भारतीयों ने क्या किया? एक तरह से उनको लगा, है ना। तो पहला हो गया राजनीतिक और प्रशासनिक एकता रही अंग्रेजों की द्वारा, जो मतलब लोगों में जगाई गई। दूसरी बात क्या है? अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का प्रभाव भी है। ये भारत में ब्रिटेन की राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक आवश्यकताओं से प्रेरित थी फिलहाल। इसके कारण क्या हुआ? युवाओं में राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, उनके गौरव का उभार हुआ है। अगला पॉइंट देखेंगे तो संचार और परिवहन साधनों का विकास। लोग एक दूसरे से मिलने जुलने में आसानी हो गई, लोगों को बातचीत करने में आसानी हो गई।
लोगों के विचार मिलने लग गए, है ना। जब जुड़ाव आसानी से हो जाए तो बात बहुत जल्दी जल्दी फैलती है, बहुत तेज़ी से फैलती है। आधुनिक प्रेस का उद्भव हुआ, लोग अब पेपर पढ़ने लग गए हैं। कौन सी खबर कब आ रही है, किस बेस पर है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है और किसके कारण हुआ है, क्या क्या प्रतिक्रिया रही है, इन सबको पढ़ने में उनको आसानी है ना। पेपर में ही पढ़ ले रहे हैं पूरा। प्रेस का विकास हो गया, वैश्विक परिदृश्य से जुड़ गए लोग और राजनीतिक विचारों का द्रुत संचार, मतलब तीव्र गति से संचार होना सुनिश्चित हो गया। इसके अलावा आर्थिक शोषण जो था उसके प्रति बुद्धिजीवियों का प्रतिरोध जो हुआ है, ठीक है, साथ में नागरिकों को उसके प्रति अवगत कराया गया। इसी में एक दो पॉइंट और आप अलग से जोड़ सकते हैं, वो हमने नहीं जोड़ा है इस फॉर्मेट में, कि गौरवशाली भारतीय इतिहास के पुनरुद्धार से भारतीय स्वाभिमान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हुई। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बहाने राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इससे समाज में क्या हुआ, प्रगतिशील तत्वों का समावेशन हुआ। ये सब तो हुआ है, लेकिन भाई अच्छा पॉइंट्स ठीक है हैं, सारे पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। ये सब तो था, राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, उसका कारण भी रहा है, लेकिन भैया कुछ सीमाएं भी रही हैं। वो सीमाएं कौन कौन सी थी, तो सीमा तो भाई ये भी रही कि हम मध्यम वर्गीय समाज तक ही केंद्रित था, मतलब जनाधार इसका कैसा था, सीमित था, है ना। दूसरी चीज क्या थी, आरंभिक राष्ट्रवादी जो थे इसे सभा और सम्मेलन तक ही सीमित रखा उन लोगों ने, शुरुआत के जो थे। समाज धर्म सुधार आंदोलन भी समाज के संभ्रांत वर्ग तक ही सीमित रहे, है ना। तो अब इसमें हम देख लें पॉइंट्स, तो मध्यम वर्गीय समाज तक सीमित रहा, इसके अलावा सभा और सम्मेलन तक सीमित रहा, फिर समाज व धर्म सुधार आंदोलन संभ्रांत तक सीमित रहा, यह संवैधानिक मांग तक सीमित रहा। मतलब क्या है, उदारवादी पहलों तक ये सीमित था, मतलब ये निवेदन और प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग ब्रिटिशों के समक्ष प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा क्या है कि किसानों और निम्न वर्गों की जो भूमिका रही वो भी सीमित थी, है ना? फिर इसी काल में क्या होता कि सांप्रदायिकता की नींव पड़ी अब भारतीय राजनीति में, और जिसकी परिणति होती है कब, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। एक दो पॉइंट्स और, जैसे युवाओं के असंतोष रहे, उसके बाद क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उभार हुआ, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें हम बताने के बाद, सांप्रदायिकता की नींव पड़ी, तो इन सब को बताने के बाद हम क्या करते हैं कि एक निष्कर्ष लिखेंगे जो कि संतुलित होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि वो संतुलित रहे भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देख लेंगे। तो ये एक प्रश्न ये भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं कि उपयुक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी में जनजातीय प्रतिरोध की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए और इसकी असफलता के कारण क्या थे वो भी बताना है भाई, ठीक है। तो अब 19वीं शताब्दी में ब्रिटिशकालीन जो भारतीय, है ना, अच्छा 19वीं सदी में जो जनजातीय प्रतिरोध रहे उनकी क्या विशेषता रही, तो सबसे पहले भैया जनजातीय प्रतिरोध है क्या, उसकी फिर विशेषता क्या है, उसकी समीक्षा भी होनी चाहिए, फिर असफलता के कारण भी बताने हैं। तो 4 भाग हो गए, इसके डिवाइड कर लिए हमने। पहला देख लिया जनजातीय प्रतिरोध क्या था, क्यों था, है ना।
इसको बताने के बाद हम चलेंगे विशेषता वाले भाग पे, और जिसकी हमें समीक्षा भी करनी है। तो कैसे होगी भाई, समीक्षा के बारे में देखें तो पहले तो विशेषता देखते हैं। विशेषता कैसी है कि विशेषता भाई हिंसक स्वरूप वाली थी। हिंसक स्वरूप की थी तो उसका दमन भी किया गया, क्रूर दमन हुआ है ना, समीक्षा है। दूसरा, मसीहावादी दृष्टिकोण था इसमें। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन, ईश्वर के रूप में दर्शाया गया उनको, बिरसा मुंडा का नाम ले लेते हैं भाई। फिर इन्हीं नेताओं ने स्वयं को ईश्वर का अवतार घोषित कर दिया। अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फिर क्षेत्रीय और सीमित आधार रहा है इनका। एक साथ घटित होने वाले जनजातीय प्रतिरोधों में कोई साम्यता और संपर्क सूत्र नहीं था। फिर अगला पॉइंट भी देख लेंगे तो कर में वृद्धि के खिलाफ था। वनों से इनको वंचित किया गया। जो वन इनके प्राकृतिक अधिकार हुआ करते थे, घूम फिर सकते थे, लकड़ी ले सकते थे, उनका यूज करते थे, दुरुपयोग नहीं करते थे, सिर्फ प्रयोग करते थे, उनसे उनको वंचित किया गया। 1871 पहला कानून जब लाया गया, ये भी एक कारण हो सकता है। कारण हो सकता नहीं, विशेषता कारण है और विशेषता भी है। शोषणकारी नीति के खिलाफ था। कई सारे ऐसे देख सकते हैं हम, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो। फिर इसके अलावा धार्मिक मामलों में जो ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप था, ये उसके खिलाफ होता था। ठीक है, उदाहरण सहित आप बताइए इनको। फिर हम ये पॉइंट जब चर्चा करेंगे तो हम उसके बाद बढ़ेंगे कहाँ पे, अगले वाले पे। वो है पॉइंट आपका असफल जो प्रतिरोध रहा है। वो तो प्रतिरोध हुआ, पोरहट स्थान पर होस जनजाति का विद्रोह है, छोटा नागपुर में कोल विद्रोह है। ये सब एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। भागलपुर राजमहल के बीच में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व जो संथाल विद्रोह हुआ 1857 से जस्ट पहले की बात है। भागीरथ के नेतृत्व में सफाहार आंदोलन या खोरवार आंदोलन जिसको बोलते हैं। 82 में शंभुघन के नेतृत्व में कच्छ नागा विद्रोह भी हुआ। ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आप दे सकते हैं, सारे एग्जाम्पल्स आप सेट कर लीजिए। तो जब हम असफलता पे इसके चलेंगे तो इसकी असफलता रही है फिलहाल। सफल तो ये हैं, लेकिन हमको असफलता बतानी है तो असफलता के कारण भी देखने होंगे। तो असफलता के कारण क्या थे भाई? क्षेत्रीय प्रसार था इसका, सीमित उद्देश्य होता था, संकीर्ण दृष्टिकोण होता था, रीति रिवाज और अंधविश्वास को इन्होंने आधार बनाया। इसकी असफलता का कारण ये भी है, ब्रिटिश सैन्य कुशलता रहे, उनके पास हथियारों की कमी तो थी नहीं, है ना, आधुनिक हथियार थे उनके पास, दागने वाले हथियार। और यहाँ पे कौन से थे? तीर कमान, है ना, कुल्हाड़ी, हसिया, यही सब था। तो उनके हथियार भी अच्छे वाले थे। अंत में निष्कर्ष भी देना पड़ेगा इस प्रकार। अतः हम कह सकते हैं, या उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कुछ भी कि 19वीं शताब्दी में जनजातीय प्रतिरोधी की विशेषताओं को रेखांकित करने के साथ साथ इनके असफलता के कारणों को स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें कुछ कुछ ये कारण मुख्य रहे हैं। ब्रिटिश सैन्य कुशलता दे सकते हैं पॉइंट में, आधुनिक हथियारों से लैस थे, ये सब आप एग्जाम्पल के रूप में उसमें सेट कर सकते हैं निष्कर्ष में लाके। और निष्कर्ष दे रहे हैं जो कि आप, तो उसमें शब्द का दोहराव नहीं माना जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष में उत्तर का और प्रश्न दोनों का एक सामंजस्य, मतलब एक
हित होना चाहिए, दोनों को मिला जुला के करना चाहिए। निष्कर्ष वही अच्छा होता है फिर, जो कि आपके प्रश्न को भी देख ले और उत्तर को भी समझे, है ना। कुल मिला के जो कुछ आपने लिखा उसका एक सार है ये निष्कर्ष, समझिए। अगला जो प्रश्न होगा उसको देख लेते हैं फिर, और अंतिम प्रश्न है ये आज का। मौर्य कला और भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट करना भी, और बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंधों पर भी प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले मौर्य कला भवन निर्माण कला क्या भी उसको बताना हमें, है ना। उसके बाद हमको इसकी विशेषताओं पर भी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम भूमिका जब देंगे 80 से 100 वर्ड, कम से कम 100 शब्द होने चाहिए। उसके बाद हम इसकी विशेषता के पे चलेंगे। विशेषता में देख लेंगे राजाश्रय में इनका विकास हुआ, राजाश्रय विकास, स्तंभ स्तूप गुफा इन सब के बारे में, है ना। इसके निर्माण को इसके निर्माण देखने को मिलते हैं भाई। फिर स्थानीय विकास भी था, स्थानीय कलाओं का भी विकास देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें लोक कला की बात इसमें कर लेंगे। लेकिन एक स्थानीय स्तर पर जो विभिन्न कलाएं थीं उनका भी विकास यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, एक आश्रम पत्थर का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल्स हैं भाई बहुत सारे, अशोक के स्तंभ है, उस पर पशु की आकृति मोर, है ना। सुडौल जीवंत पशुओं की आकृति का प्रयोग किया गया है। अशोक स्तंभ है, एक आश्रम पत्थर है, एग्जाम्पल दे सकते हैं आप थोड़ा बता के। स्तंभ जो बने वो बहुत ही सुडौल रहे, जीवंत पशु की आकृति का प्रयोग उसमें किया भी गया है। मतलब कुछ जैसे इससे पहले कोई बेडौल आकृति नहीं मिलती जो कला के क्रमिक विकास को दर्शा रही हो, लेकिन यह कला रूप से बाहर से आयोजित की गई थी। इसमें ईरानी कला के तत्व भी मिलते हैं, उसकी भी झलक मिलती है। इसकी पुष्टि के रूप में अगर हम देखें तो डेरियस है उसके स्तंभों से पता चलता है, ऐसा, ठीक है। फिर लोक कला का भी विकास हुआ। लोक कला में ध्यान रखना है, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति यहाँ पे महत्वपूर्ण है। लोक कला के रूप में भी देखने को मिलता है। लोक कला के रूप में हम देखेंगे बड़ी संख्या में यक्ष यक्षिणी की भी मूर्तियाँ मिलती हैं। ये मूर्तियाँ पत्थरों से निर्मित हैं और खुले आकाश के नीचे खड़ी हैं। ये इनमें परखम के यक्ष और बेसनगर की यक्षिणी की मूर्ति उदाहरण दे सकते हैं। इतना सब कुछ बताने के बाद हम बात कर लेंगे किसकी, बौद्ध धर्म के साथ इनके संबंध की बात। तो जैसे स्तूप निर्माण कला है, गुफा वास्तुकला है, तो स्तूप कला की बात करेंगे जो जनजातीय लोगों में प्रचलित था। चूँकि बौद्ध धर्म का स्वरूप लोकप्रिय था, अतः बौद्ध पंथ ने क्या किया, इसे अपना लिया और वर्तमान में अशोक के काल के स्तूप के रूप में, सांची का महान स्तूप के रूप में उदाहरण भी मिलता है। स्तूप बहुत सारे हैं। मौर्य कला देख रहे हैं तो भाई अशोक के बहुत सारे स्तूप हैं। दूसरा है गुफा वास्तुकला। पहाड़ को काटकर गुफा बनाए जाने की परंपरा रही, मौर्यों के ही अधीन विकसित हुई। अशोक ने बराबर की पहाड़ी में कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया। किसके लिए करवाया था? आजीवकों के लिए। आजीवकों को उसने दान भी दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से इसका वर्णन करने के बाद आप एक निष्कर्ष में आ जाएंगे कि मौर्य कला भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट किया गया है और बौद्ध धर्म के साथ इसके संबंध को रेखांकित किया जा सकता है, जिसमें हम स्तूप, स्तंभ, गुफा, यक्ष यक्षिणी की नहीं, बौद्ध धर्म के साथ संबंध की बात है
तो गुफा और स्तूप निर्माण कला की बात कर लेंगे। ये बौद्ध स्तूप कला है, बहुत गुफा वास्तुकला है, तो इनका भी हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर सेट करते हुए निष्कर्ष में लिख देंगे। वो हमारा एक निष्कर्ष अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। अब उम्मीद ये करते हैं कि आप लोगों को प्रश्न लिखने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मेट आप बोलते हैं, फॉर्मेट भी मिल रहा है, व्याख्या बोल रहे हैं, व्याख्या भी मिल रहा है। अब हम व्याख्या को लिख के नहीं दे रहे हैं, लेकिन समझा के देते हैं, और इतना सुनने के बाद कोई भी उसके बारे में लिख सकता है अच्छे से। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम आएंगे। जब अगली वीडियो बनाएंगे, अभी तो कम से कम 1 दिन के अंतराल पे बना रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है 2 दिन के अंतराल पे बननी चाहिए वीडियो, क्योंकि आप लोग उतनी स्पीड से चल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में गलती हो रही है। फिर उसको बोलते हैं तो उसको आप लिखते तो हैं, लेकिन टाइम लग रहा है ना। एक एक प्रश्न 1 दिन में करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे, और अगली वीडियो अब मिलेगी आपको। कम से कम 2 दिन का समय लेंगे हम वीडियो देने में। ठीक है, ताकि प्रश्न जो रहें वीडियो में कंप्लीट होते रहें। उसका बेनिफिट तभी है जब आप उसको अपने कॉपी में लिख सकें। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ते रहिए सब लोग, बढ़िया से लिखिए, और डेली एक प्रश्न की एक उत्तर जरूर लिखो भाई, क्योंकि तैयारी कभी पूरी नहीं होती। याद रखिए, पिछले कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रारंभिक परीक्षा की ही अभी भी वही कर रहे हैं, लेकिन साथ में इसको भी करते रहेंगे तो ये भी आपका तैयार होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के साथ मिलते हैं अब अगले टर्म में। ठीक है, तो उसमें हम 21 से 25 तक का प्रश्न लाएंगे, और उसमें हो सकता है कि सारे के सारे हम ज्योग्राफी के प्रश्न रख दें। ठीक है, ओके, और इसके लिए धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से वीडियो देख के अपना बेनिफिट लीजिए भाई, लिखते रहिए, पढ़ते रहिए सब लोग।